हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर स्केलर से कैसे डिफरेंट है। तो हम लोग ने देखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें होंगे। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होती है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट। फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, और मैग्नीट्यूड के साथ इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब एनी नंबर, जैसे 2 kg, 2, 5, 7 या कोई नंबर है, और एक यूनिट होगा। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड देखे थे और यूनिट देखे थे। आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का एक फिजिकल क्वांटिटी में एक पोर्शन जो हम लोग स्केलर पढ़ रहे थे और एक पोर्शन हम लोग वेक्टर जो देखे थे। स्केलर तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, तो स्केलर आप पहले से जान रहे हैं। स्केलर में कौन कौन आ जाएंगे? स्केलर में मास आ जाएंगे, लेंथ आ जाएगा, मोल आ जाएगा, अमाउंट ऑफ मैटर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ मैटर, और भी बहुत सारा चीज स्केलर क्वांटिटी में आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर के बारे में हम लोग पहले भी देखे थे कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर के बारे में आप लोगों ने क्या देखा था? एनी क्वांटिटी जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन इसके पास एक और चीज होता है। अगला चीज क्या होगा? अगला चीज यह होता है कि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। यह क्या करेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। वेक्टर के पास तीन चीज होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो चलिए हम लोग वेक्टर के बारे में और आगे स्टडी करते हैं। वेक्टर में हम लोग क्या देखे थे? वेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि इसके पास क्या होगा, वेक्टर के पास होगा मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बाद वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड के बाद होगा डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और तीसरा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या बात देखा था कि करेंट स्केलर क्यों होता है। थर्ड चीज है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वह क्या करता है? वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। स्केलर में भी कभी कभी क्या होगा कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके पास कभी भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं होगा। वेक्टर में तीन चीज होगा हमेशा, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर, इसका एक और नाम है। अगला क्या है? अगला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर में हम लोग क्या देखे थे? वेक्टर में हम लोग देखे थे कि एनी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होगा, उसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर भी कहते हैं और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। तो वेक्टर में तीन चीज हम लोग हमेशा देखेंगे, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। वेक्टर के पास क्या बताया? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है?
मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी वेक्टर होगा तो वेक्टर के पास एक लेंथ होगा, वेक्टर के पास क्या होगा, लेंथ होगा। ए से बी तक कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है जो स्टार्ट ए से हो रहा है और बी तक जा रहा है, तो उसके पास क्या होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर को जिस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर को जिस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस लाइन का लेंथ। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर को जिस लाइन से रिप्रेजेंट किए उस लाइन का लेंथ। इस लाइन का लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। मैग्नीट्यूड को दो लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में, यह वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी को दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखेंगे तो यह बन जाएगा मैग्नीट्यूड। या मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या देखे थे, यह लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ को। तो यह लेंथ को डायरेक्ट ए बी हम लोग लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, वेक्टर को जिस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे उस लाइन का लेंथ, है कि नहीं। और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ए से बी तक कोई वेक्टर है, या पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। ए से बी तक कोई वेक्टर है तो ए बी लिख दीजिए, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड के लिए ए बी, और डायरेक्शन होगा उसके लिए ऊपर हम लोग एक एरो दे देंगे। एरो मतलब एक तीर दे दिए तो यह क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका क्या है, कोई भी वेक्टर है जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे पहले, फाइनल पॉइंट बाद में, ऊपर तीर दे दिए तो इसका मतलब है वेक्टर। लेकिन सिर्फ अगर ए बी लिखेंगे तो इसका मतलब है लेंथ, लेंथ ऑफ लाइन ए बी। अगर आप सिर्फ ए बी लिखे तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ए बी। अगर ए बी के ऊपर तीर दे दिए तो इसका मतलब हो गया वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर को जिस लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं उस लाइन का लेंथ। वेक्टर को जिस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे उस लाइन का लेंथ क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। और इसके बाद क्या होगा, वेक्टर के पास और क्या होगा, वेक्टर के पास क्या हम लोग देखा, पहले तो मैग्नीट्यूड देखे। वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जिस लाइन से वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं उस लाइन का लेंथ, और लेंथ को सिंपली ए बी लिख दीजिए, या मैग्नीट्यूड है तो मॉड ऑफ ए बी लिख दीजिए। तो यह हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड के बाद होगा डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कहीं न कहीं से स्टार्ट हुआ है और कहीं जा रहा है। मान लीजिए ए से स्टार्ट होकर के कहां गया, बी गया, तो इसका डायरेक्शन ए टू बी हो गया, है कि नहीं। अगर बी से ए आया, या बी, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट, देन देयर डायरेक्शन इज बी टू ए। तो वेक्टर के पास क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में हमेशा होगा। डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच होगा। और तीसरा होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे के क्लास में, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का सिंपल सा मतलब समझिए, स्केलर में हम लोग 3 + 2 क्या लिखते थे, 5 लिखते थे। स्केलर में हम लोग 3 + 2 ऑलवेज 5 लिखेंगे, 5 + 3 ऑलवेज 8 लिखेंगे। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। दो क्वांटिटी है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 है, तो स्केलर में हमेशा 8 होगा। लेकिन वेक्टर में 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। तो वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और क्या होगा, इसका एक अलग लॉ ऑफ एडिशन होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले नोटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे। नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारे पास, कोई भी वेक्टर है,
या कहां से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ, बी पर। ए से स्टार्ट होकर के बी पर जा रहा है, तो हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए बी। ए बी लिख देंगे, ए से स्टार्ट हुआ और कहां गया, बी पर गया, तो ए बी लिख दिए और ऊपर तीर दे दिए, तो इसको बोलेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। या इसको ऐसे भी बोलेंगे वेक्टर बिटवीन पॉइंट ए बी, वेक्टर बिटवीन पॉइंट ए बी। आप लोग को एकदम बेसिक से हम लोग ले चलेंगे ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो। वेक्टर बिटवीन पॉइंट ए बी है कि नहीं, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी पॉइंट के बीच का वेक्टर। अच्छा, स्टार्ट कहां से हुआ है, स्टार्ट हुआ है ए से, या वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ए से। जहां से स्टार्ट होगा वेक्टर, जहां से स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ए हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल भी कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को टेल भी कहेंगे और इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, टेल या स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, टेल या स्टार्टिंग पॉइंट। और बी पर जाकर के खत्म हुआ है तो बी को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। बी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि बी पर जाकर के टर्मिनेट हुआ है, वेक्टर बी पर जाके खत्म हो गया, तो बी को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। बी को टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे या फाइनल पॉइंट बोलेंगे, है कि नहीं। इसको हेड भी बोल सकते हैं। तो इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। वेक्टर के पास क्या होता है, दो चीज होता है, एक होगा इनिशियल पॉइंट, एक क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वेक्टर के पास क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। इनिशियल पॉइंट को क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। वेक्टर के पास होगा एक इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे या इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इनिशियल पॉइंट को टेल बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट बोलो या इनिशियल पॉइंट बोलो। और एक होगा फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट को क्या हम लोग बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट को हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट बोलेंगे। टर्मिनल पॉइंट बोलो या फाइनल पॉइंट बोलो। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा हेड बोल सकते हैं। तो मेन रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट या टेल एंड हेड। तो वेक्टर में दो चीज होगा, वेक्टर में क्या क्या होगा, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, है कि नहीं। वेक्टर में दो चीज होगा, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट, टेल या हेड। इनिशियल पॉइंट को टेल बोल लीजिए और फाइनल पॉइंट को क्या बोल लीजिए, हेड बोल लीजिए। चलिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस को ए बी बोलेंगे या दो लाइन के बीच में ए बी वेक्टर लिख दिए और यह क्या बन गया, मैग्नीट्यूड बन गया। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग डायरेक्ट ए बी लिखेंगे या ए बी वेक्टर लिख करके उसको दो पॉइंट के बीच में डाल देंगे, दो लाइन के बीच में डाल देंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच में। इस तरीके से लिखिए, दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में ए बी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के पास क्या क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया और उसका लेंथ हो गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट को ए बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलेंगे या इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, फाइनल पॉइंट को क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे या टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट भी आप कह सकते हैं। इसके बाद वेक्टर के पास क्या होगा, डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट होगा। डायरेक्शन अगर आपको बोलेगा कि वेक्टर का डायरेक्शन हमको बताओ, तो आप डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां तक बताएंगे, डायरेक्शन कहां से कहां तक, फ्रॉम। डायरेक्शन कभी भी आपसे पूछे तो आप क्या बताइए, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगर आपको वेक्टर का डायरेक्शन लिखना हो, डायरेक्शन अगर लिखना हो वेक्टर का, तो डायरेक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वेक्टर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जिस दो पॉइंट के बीच का है उसके बीच का लेंथ, और डायरेक्शन मतलब होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के पास अगला चीज क्या होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगला क्या होगा वेक्टर के पास? वेक्टर के पास अगला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इस तीनों में से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो बारी बारी से समझते हैं तीनों का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है, सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सबसे पहले देखिए बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा। तो ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल बन रहा होगा। ट्रायंगल बनने के लिए कितने वेक्टर का जरूरत पड़ेगा? 3 वेक्टर का। एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? अगर यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें 3 पॉइंट होंगे ए बी सी। ट्रायंगल के पास 3 वर्टिसेस है। 3 वर्टिसेस है, पहला लाइन हो गया ए बी। तो ए बी के एलॉन्ग एक वेक्टर ए बी वेक्टर ले लिए। ए बी के बाद कौन सा वेक्टर है? बी सी वेक्टर है। और BC के बाद कौन सा वेक्टर है? CA वेक्टर है। BC के बाद कौन सा वेक्टर? CA। अब एक चीज यहां समझना है, A से स्टार्ट हुआ, B पर गया, B से C पर गया, और C से कहां आ गया? A पर आ गया। A से B गया और B से C गया, C से कहां आ गया? A पर। तो जहां से स्टार्ट हुआ घूम करके कहां पहुंच गया? वहीं पर पहुंच गया। तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंच गया। तो नेट वेक्टर सम इसका क्या हो गया? इसका 0 हो गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का सिंपल सा मतलब है, अगर आप एक ट्रायंगल में मूव किए, मान लीजिए आप A से B गए, B से C गए और C से A आए, जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच गए। तो तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे AB प्लस BC प्लस CA, है कि नहीं? 3 साइड हो गए। एक ट्रायंगल में मूव किए तो कितने साइड हो गए इसके पास? 3 साइड। और तीनों साइड को सीरियली ऐड कर दीजिए, ए बी बी सी सी ए। तो नेट वेक्टर सम क्या हो गया? 0 हो गया। यह है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यह क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या देख रहे थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग देख लिए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को क्या कहेंगे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यह किसका लॉ ऑफ एडिशन है? यह है वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में एक चीज समझना है, आप जहां से स्टार्ट किए और अगेन वापस वहीं पहुंच जाएंगे। जहां से स्टार्ट किए और वहीं पहुंच गए, साइड कितना भी रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच गए तो नेट वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0। जैसे इसमें 4 साइड है, ए से स्टार्ट किए बी पर गए, बी से स्टार्ट करके सी पर गए, सी से स्टार्ट करके डी पर गए, और डी से स्टार्ट करके कहां जा रहे हैं बच्चों? डी से स्टार्ट करके ए पर जा रहे हैं। डी से स्टार्ट करके कहां गए? ए पर गए। तो सबको ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा?
या 0 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि हम इस तरीके से जाते हैं, ए से बी पर गए, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए। इसमें 5 रास्ते हैं हमारे पास, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए, है कि नहीं। ए से स्टार्ट किए और अगेन ए पर पहुंच गए, ए से स्टार्ट करके ए पर पहुंच गए, ए से बी गए, ए से बी गए तो वेक्टर ए बी, ए से बी गए, फिर बी से कहां गए, बी से सी गए तो वेक्टर बी सी, फिर सी से डी गए वेक्टर सी डी, फिर डी से ई गए तो वेक्टर डी ई, फिर ई से ए आ गए तो वेक्टर ई ए। इस सब को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे साइड रहते हैं, ए से बी आते हैं, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से ए आ गए, तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ नेट सम कितना हो जाएगा, ए से बी ए बी, बी से सी बी सी, सी से ए, सी से डी सी डी, डी से ई डी ई, फिर ई से एफ ई एफ, फिर एफ से ए एफ ए, सबको ऐड कर दिए तो यहाँ कितना आ गया, 0। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब है आप जहां से स्टार्ट किए अगेन वहीं पहुंच रहे हैं, तो सबको ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में एक चीज समझने वाला क्या है कि आप जहां से स्टार्ट किए वापस वहीं पहुंच गए तो नेट वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0। अगला लॉ ऑफ एडिशन जो हमारा है, नेक्स्ट लॉ ऑफ एडिशन, नेक्स्ट लॉ ऑफ एडिशन हमारा क्या है, वेक्टर का अगला लॉ क्या है, वेक्टर का अगला लॉ है डिस्प्लेसमेंट, अगला लॉ है डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर। अगला लॉ जो हमारा है वह क्या है, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कौन सा लॉ, वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से आप मान लीजिए ए से कहां आए, बी पर आए, बी से कहां गए, सी पर गए, अब ए से बी पर आए, बी से सी पर आए और वापस से रिटर्न नहीं हुए। आप स्टार्ट किए ए से और खत्म कहां किए हैं, सी पर, तो ए बी प्लस बी सी। आप स्टार्ट किए ए से और रुक कहां गए हैं, सी पर, तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे। आप जो जो रास्ता पर गए हैं, जैसे ए से बी गए हैं तो ए बी, बी से सी गए तो बी सी और सी पर रुक गए तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट के बराबर। आप कई सारे रास्ता पर गए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, उसके बाद डी से ई गए और यहां रुक गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का कौन सा हो गया, ए ई हो गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, यह सब किसके बराबर हो जाएगा, यह ए ई के बराबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर में हमको एक चीज समझना है कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, खत्म कहां हो रहा है। जिस जिस रास्ता पर गए सबको जोड़ दीजिए। मान लीजिए यह ए रास्ता है, यह बी है, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर, नाउ दिस इज ई वेक्टर। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे ए बी सी डी ई, सबको हम अगर ऐड कर दिए, सबको क्या किए, ऐड कर दिए, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट को। इसको मान लीजिए एफ मान लिया, तो यह एफ हो गया। तो आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग देखें कि वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ क्या होता है, और लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन। यह तीनों हम लोग देख लिए हैं। आगे के क्लास में हम लोग वेक्टर का कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना रहने देंगे।